अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, आज हमने ग्रेड 9 में बायो को स्टार्ट करना है और हम उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे विच इज साइंस ऑफ बायोलॉजी। अगर मैं अपने बारे में मुख्तसर सा बताऊं तो मैंने एमफिल किया है बायोकेमिस्ट्री में और इससे पहले मेरा बीएस ऑनर भी बायोकेमिस्ट्री में ही था। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो मैं मैट्रिक एफएससी एमडी कैट को डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा चुका हूं और इस वक्त मैं इसी आपके इदारे चेस में मॉर्निंग में बुक राइटिंग भी कर रहा हूं। बुक भी लिख रहे हैं, बुक पढ़ा भी रहे हैं। और जब बुक लिख के पढ़ाते हैं तो अब समझ आता है पढ़ाना कैसे है, अब ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। पहले हम जब बुक पढ़ाते थे हम सीधा टॉपिक पे आते थे, लेकिन अब हमें पता लग गया कि एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है। आपको जब बुक पढ़ानी है तो उससे पहले आपने स्टूडेंट को एसएलओ के बारे में बताना है। एसएलओ क्या है? एसएलओ स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। जब भी हम अपनी किसी भी बुक का फर्स्ट पेज ओपन करते हैं, हर चैप्टर का फर्स्ट पेज ओपन करते हैं, तो वहां उन्होंने लिखा होता है आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, उसके नीचे ये पॉइंट्स दिए होते हैं। ये आपके एसएलओस होते हैं। अब ये एसएलओस क्या है? ये वो टॉपिक्स हैं जिसके अकॉर्डिंग बुक लिखी जाती है और ये हमें कहां दिए होते हैं? ये हमें करिकुलम के अंदर दिए होते हैं। करिकुलम को हम कहते हैं निसाब। ये सिलेबस नहीं होता जो हमें स्कूल वाले देते हैं ना, वो सिलेबस होता है, वो और चीज है। इट इज करिकुलम। ये हमें पाकिस्तान लेवल पे फेडरल गवर्नमेंट देती है, जिसके अकॉर्डिंग हमने बुक्स लिखनी होती हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं और हमारा एग्जाम होता है। अब देखो एसएलओ हमें क्या कह रहे हैं। एसएलओ कह रहा है कि आपने जब बायो का चैप्टर 1 स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपने बच्चों को बायोलॉजी को डिफाइन करना है। एक्सप्लेन नहीं कह रहा, एक्सप्लेन में हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, कह रहे डिफाइन करें, थोड़ा सा बताएं। कहते जब आप बायो बता दें फिर अगला एसएलओ भी है। अगला एसएलओ कहते हैं फिर आप उन्हें डिफाइन करें बायोलॉजी की मेजर फील्ड्स, और वो कौन कौन सी हैं? बॉटनी, जोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। यानी बायोलॉजी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म 3 तरह के हैं ओवरऑल ब्रॉडली। या वो प्लांट है जिसे आप बॉटनी कहते हो, या वो एनिमल्स हैं जिसे आप जोलॉजी कहते हो, या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें नजर भी नहीं आते। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, चूंकि फातिमा ने चीजें पढ़ी हुई हैं तो जब भी मैं क्वेश्चन करूंगा फातिमा ने मुझे एंड पे आंसर करना है ताकि बाकी बच्चों को भी मौका मिल सके। ये ना हो एक बच्चा पढ़ के आया वही बोलता रहे, तो हम सबको पार्टिसिपेट करवाएंगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपनी बुक पे। अब जब आप फर्स्ट पेज ओपन करते हो तो आपको एक स्टार्ट में पैराग्राफ मिलता है जो हमें साइंस के बारे में बताता है। और अभी हमने क्लास में इंट्रैक्शन के दौरान पूछा और बच्चों ने बताया कि साइंस इज द स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड। लेकिन एक चीज जो अब आप यहां ऐड करोगे वो ये है, जो आप स्टडी करते हो ना, ये सिस्टमैटिक होती है। आपने इस लफ्ज को समझना है कि सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडी से क्या मुराद है। सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडी से मुराद है कि हम चीजों को अरेंज करके पढ़ते हैं। हमारे पास मेथड होता है चीजों को पढ़ने का। ऐसे नहीं है कि रैंडमली जिसका जहां से दिल चाहे वो वहां से पढ़ ले। मेरा दिल चाहे तो मैं किसी टॉपिक के ऊपर सीधा एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दूं, फातिमा का दिल चाहे तो वो किसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर हाइपोथेसिस बनाना शुरू कर दे। ऐसे नहीं होता। एक मेथड है जिसे हम फॉलो करेंगे, चाहे मैं पढ़ा रहा हूं, चाहे क्लेरेंस है, फातिमा है, जिसने भी पढ़ना है। जब आप साइंस पढ़ेंगे तो आपके पास एक मेथड होना चाहिए ताकि यूनिफॉर्मिटी आए। वो जो मेरी स्टडी है वो आप भी एक्सेप्ट करो। अगर आपका मेथड और हो, मेरा मेथड और हो सकता है मैं आपकी स्टडी को एक्सेप्ट ही ना करूं। मैं कोई इस पे क्वेश्चन मार के मैं नहीं एक्सेप्ट करता, मेरी स्टडी ठीक है। इस चीज से बचने के लिए कि तकरार ना आए, हम एक मेथड डेवलप करते हैं। और मजे की बात है हमने अपने चैप्टर 1 में वो मेथड पढ़ना भी है। अभी हम फिर उस मेथड पे नहीं जाएंगे, सिंपली हम उसे साइंटिफिक मेथड कहते हैं। ठीक है, अभी नहीं हम उस पे आएंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि साइंस रैंडम स्टडी का नाम नहीं है, एक सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडी है जिसके अंदर हम नेचुरल वर्ल्ड को पढ़ते हैं। अब जब आप नेचुरल वर्ल्ड कहते हो ना, तो इसका मतलब होता है जो कुछ भी है हमारी सराउंडिंग में, इसमें लिविंग भी आ जाते हैं और नॉन लिविंग भी आते हैं। देखो यही तो चीजें आपने पिक करनी है
कि नेचुरल वर्ल्ड से मुराद है लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। तो हम जब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को साइंटिफिकली पढ़ते हैं, आप इसे साइंस का नाम देते हो। और कहते हैं हम कैसे पढ़ते हैं, ये भी बता दिया। हम अपनी ऑब्जर्वेशन से पढ़ते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन से पढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन से मुराद ये है कि आपकी सराउंडिंग में कुछ भी हो, सबसे पहले आप उस पर मुशाहिदा करते हो, वो चीज आपकी ऑब्जर्वेशन में आती है। दुनिया सूरज के गिर्द घूम रही है या सूरज दुनिया के गिर्द घूम रहा है, कुछ देखा तो जहन में आया ना। अंधे को तो नहीं आएगा ये क्वेश्चन, जिसकी आंखें हैं वही ये चीज नोटिस करेगा। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन थी, आपने एक फिनोमेना देखा अपनी सराउंडिंग में, तो आपके जहन में क्वेश्चन आया। तो हम साइंस के दौरान ऑब्जर्वेशंस करते हैं। फिर जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो अब आप देखते हो क्या ठीक है क्या गलत है, उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ताकि एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगे कि हम जो चीज फाइंड कर रहे हैं वो सच है, रियलिटी है या फॉल्स है। तो साइंस क्या हुई? साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड से क्या मतलब है? लिविंग थिंग प्लस नॉन लिविंग थिंग। कैसे कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से। अब हमने साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस बना दी अपनी आसानी के लिए। पहले जब साइंस थोड़ी थी तो ये ब्रांचेस नहीं होती थी। एक साइंटिस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी पढ़ता था, उसको नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी पता होता था, नॉन लिविंग थिंग्स का भी पता होता, उसको एनर्जी का भी पता है, मैटर का भी पता है, उसे सब कुछ पता है। लेकिन जैसे जैसे साइंस का नॉलेज बढ़ता चला गया, हमने अपनी आसानी के लिए ब्रांचेस बना दी। जैसे बायो है, इसमें आप लिविंग वर्ल्ड को पढ़ते हो। केमिस्ट्री है, आप इसमें अपनी सराउंडिंग में जो कुछ भी है उसकी केमिकल कंपोजिशन पढ़ते हो कि ये स्ट्रक्चर कैसा है। फिजिक्स में आप मैटर और उसका एनर्जी के साथ रिलेशन पढ़ते हो, और मैथमेटिक्स में हम नंबर्स और ज्योमेट्री और लॉजिक को पढ़ते हैं। ठीक हो गया। अब हम आते हैं टू द पॉइंट अपने टॉपिक पे। हमारा पहला टॉपिक है जिसे हम नॉलेज भी कहते हैं। जो करिकुलम होता है ना, निसाब, उसमें टॉपिक का वर्ड यूज नहीं होता, उसमें वर्ड यूज होता है नॉलेज, इसलिए हम यहां नॉलेज का वर्ड यूज करते हैं। नॉलेज है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। हमने पहले बायोलॉजी को पढ़ना है, कहते हैं इट इज द साइंस ऑफ लाइफ। अब हम आते हैं अपनी उस डिबेट पे कि ग्रेड 9 के बच्चे को हम इतना ही बताते हैं और इतनी बात ठीक होती है कि जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहे हैं तो इट इज कॉल्ड बायोलॉजी। लेकिन फर्स्ट ईयर के बच्चे को हम इसमें एडिशन करते हैं। आपने वो चीज अभी सीख लेनी है कि हम बायो में सिर्फ लिविंग थिंग्स को नहीं पढ़ते, बल्कि उसके साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स को भी पढ़ते हैं। लेकिन हमारी यहां पे एक शर्त होती है, हम एक कंडीशन लगाते हैं, वो वाली नॉन लिविंग थिंग्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे असरअंदाज होती हैं। लिखो ये बात, ठीक है, कि आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ नॉन लिविंग थिंग्स को भी पढ़ते हैं, लेकिन शर्त है वो नॉन लिविंग थिंग्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे असरअंदाज होती हैं, जो उन पे इफेक्ट करती हैं। जैसे आप में से कोई मुझे अगर एग्जांपल देना चाहे, कोई ऐसी नॉन लिविंग थिंग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे इफेक्ट करती है। क्लैरेंस ने हमें एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी। सर, हम जब फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं सनलाइट से जो एनर्जी है उसे यूज किया जाता है फूड बनाने में। तो अब हम एनर्जी को भी पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एनर्जी फूड बनाने में यूज हो रही है, तो ये आपके पास बायोलॉजी में आ जाती है। वेरी गुड, अंडरस्टैंडेबल है। किसी के जहन में कोई और एग्जांपल आती है अपनी लिविंग वर्ल्ड से, इमीडिएट सराउंडिंग से, कोई ऐसी नॉन लिविंग थिंग जो हम पे असरअंदाज हो रही है? बड़ी फेमस एग्जांपल है, माहौल, क्लाइमेट, टेम्परेचर ज्यादा है कम है, गर्मी है सर्दी है, बारिश हो रही है खुश्की है, ये नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है ना। आप एयर को लिविंग तो नहीं बोलते हो, आप सॉइल को लिविंग तो नहीं कहते हो, लेकिन ये हम पे असरअंदाज होती हैं। अब अगर आप एनवायरनमेंट को पढ़ रहे हो, ठीक है, आप अपने माहौल को पढ़ रहे हो इस तरह कि इससे हमें क्या असर पड़ता है, तो ये जो एनवायरनमेंट की स्टडी है ये भी बायोलॉजी में आ जाएगी। ठीक है, तो हम उन लिविंग थिंग्स को भी पढ़ेंगे जो हम पे असरअंदाज होती हैं। इस सब को मिला के हम कहेंगे इट इज बायोलॉजी। अच्छा, ये लफ्ज आया कहां से है? ग्रीक वर्ड्स हैं। अच्छा, ग्रीक क्या है? ये एक लैंग्वेज है, जैसे उर्दू एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और मजे की बात बताऊं, ग्रीक ऑलमोस्ट तकरीबन एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज समझते हो? दुनिया में इसको बोलने वाले, लिखने वाले और समझने वाले लोग बहुत कम है, ना होने के बराबर। बहुत चंद लोगों को पता है।
अब आपके जहन में क्वेश्चन नहीं आएगा कि सर हम डेड लैंग्वेज से क्यों वर्ड ले रहे हैं? जैसे बायोलॉजी का लफ्ज ग्रीक से आया और ग्रीक एक डेड लैंग्वेज है। अभी इसका मतलब भी समझ लेते हैं। ग्रीक में ये नहीं लिखना, क्या नाम है मसीरा, ये नहीं लिखना, क्योंकि ये सारी बातें आपकी बुक में हैं। जहां कहूंगा वो लिखो। ग्रीक में एक वर्ड है बायोस। आज हम इंग्लिश में उस लफ्ज को लाइफ कहते हैं। इस तरह ग्रीक में वर्ड है लोगोस, आज हम उसे स्टडी कहते हैं। क्योंकि आप लाइफ की स्टडी कर रहे हो, इसलिए हमने दोनों को मिला के कहा इट इज कॉल्ड बायोलॉजी। मेरा क्वेश्चन, हमने डेड लैंग्वेज से ही क्यों अखज किया बायोलॉजी का लफ्ज? आना चाहिए क्वेश्चन जेन में। इंग्लिश से करते, उर्दू से करते, इटालियन जुबान से करते, फ्रेंच से करते, चाइनीज से कर लेते। वाई वी चूज ग्रीक, एक डेड लैंग्वेज? इसकी वजह, जो लिविंग लैंग्वेजेस है ना, जैसे उर्दू है, इंग्लिश है, ये इवॉल्व होती हैं, इनमें चेंजेस आती रहती हैं। बहुत सारे लफ्ज आज ऐसे इंट्रोड्यूस हो गए इंग्लिश में जो आज से पहले नहीं थे। बहुत सारे वर्ड्स उर्दू में आज ऐसे आ गए हैं जो आज से पहले नहीं थे। ऑपोजिट भी है, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आज से 100 साल 200 साल पहले उर्दू और इंग्लिश में बोले जाते थे, लेकिन आज नहीं बोले जाते। तो जो लिविंग लैंग्वेज है ना, वो चेंज होती है। अगर आप आज की लेकिन एग्जाम्पल ले लो, आज हम कोई एक लफ्ज ले लें उर्दू से और पता लगे 100 साल के बाद वो लफ्ज बोलते ना हो, तो फिर उस लफ्ज को यूज करने का फायदा ही नहीं। हम क्या करते हैं, हम फिर साइंस में प्रेफर करते हैं किसी डेड लैंग्वेज को। जैसे आप अक्सर देखोगे कहीं आपको ग्रीन लैंग्वेज मिलेगी ग्रीक, और कहीं आप देखोगे लैटिन से लिया होगा लफ्ज, लातीनी जुबान। मकसद क्या है? डेड लैंग्वेज है, चेंज नहीं हो रही। आज से 100 साल पहले जैसी थी आज भी ऐसी है, 500 साल पहले जैसी थी आज भी ऐसी है, 100 साल बाद भी ऐसी होगी। इसलिए फिर हम डेड लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो हमें इसका मतलब भी समझ आ गया। ये आपको क्यों इतना समझा रहा हूं, क्योंकि यहां से एमसीक्यूज आते हैं। बोर्ड के अंदर एग्जामिनर आपसे इस तरह की इंफॉर्मेशन में से एमसीक्यूज लेता है। हम बायो में करते क्या है, हम बायो के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। हमारा हार्ट कैसा बना हुआ है, ब्रेन कैसा है, प्लांट का लीफ कैसा है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है, कि उसके अंदर है क्या, किस चीज से बना है, ये हम बायो में पढ़ते हैं। राइट? फिर जब आप स्ट्रक्चर्स पढ़ लेते हो तो अगला मकसद होता है कि ये स्ट्रक्चर काम क्या करते हैं, हमें इनका फंक्शन भी आना चाहिए। ब्रेन का काम कुछ और है, किडनीज का काम कुछ और है, हार्ट का काम कुछ और है। तो स्ट्रक्चर समझ आएगा, फिर समझ आएगा ये क्या काम करते हैं और कैसे करते हैं। ब्रेन सोचता है, हार्ट नहीं सोचता। आपको अगर स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि ब्रेन ही क्यों सोचता है, दिल सोचता क्यों नहीं, या दिल कंट्रैक्शन करता है तो ब्रेन क्यों नहीं कंट्रैक्शन करता। ये हमें पता लगता है उनके स्ट्रक्चर से। तो ये दोनों लिंक हैं। स्ट्रक्चर समझ आएगा तो ही फंक्शन हमें समझ आएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग-अलग समझ लेते हो ना, फिर आप उनकी आपस में इंट्रैक्शन को भी समझते हो। बायो के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आपस में इंट्रैक्शन को भी पढ़ते हैं। एग्जाम्पल दो मुझे, बताओ। ठीक है, आज चूंकि डिस्टर्बेंस रही है तो हमारा लेक्चर शॉर्ट हो जाएगा। कल से 12:10 से 1 हम लोग इंशाल्लाह, बल्कि 1 भी नहीं है, 50 है, 40 मिनट का होता है। एग्जाम्पल दो, मजे की एग्जाम्पल दो, ताकि हम अपने लेक्चर को कंक्लूड करें। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ऐसी इंट्रैक्शन जो हम बायो में पढ़ते हैं। किसके साथ? सेल सेल के साथ या सेल दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ? देखो, फातिमा ने थोड़ा कंफ्यूज्ड आंसर दिया, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो सोच रही है, चीजें समझ रही है। फातिमा हमें कह रही है कि हम एक सेल की दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंट्रैक्शन को कहते हैं। सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता। हो भी सकता है, जैसे बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसके अलावा अगर आप एनिमल या प्लांट को देखोगे तो वो पूरा जो एनिमल है वो एक सेल का नहीं बना। तो हम सेल टू सेल बात नहीं कर रहे, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन कह रहे हैं। ये नहीं हम कहेंगे कि एक सेल दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब बताओ मुझे, एक ऑर्गेनिज्म की दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन, कोई दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, कर रहा हूं ना। तो ये क्या है? ये भी बायोलॉजी में आता है कि आप मुझसे कुछ सीख रहे हो।
मैं कैसे आपको डिलीवर कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ब्रेन फंक्शनल है, इसमें कुछ मेमोरी है, मैंने कुछ चीज़ें याद की हुई हैं और आप मुझसे कुछ सीख रहे हो। और आसान कर देते हैं, जंगल में आ जाओ। कौन कौन नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखता है? ये कभी देखा हो जिंदगी में? कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो? एनिमल चैनल। दिल में कह रहे हो सर हम कार्टून देखने वाले बच्चे हैं, क्या पूछ रहे हैं? एनिमल चैनल देखे? कभी किसी जानवर को दूसरे का शिकार करते नहीं देखा? लायन जो है, अगर वो डियर को, हिरन को ईट कर रहा है, शिकार कर रहा है, तो ये उनकी इंटरेक्शन नहीं है? एक शिकारी है, दूसरा बेचारा शिकार हो रहा है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये भी बायोलॉजी है। ठीक है। अब आप काऊ को ले लो, वो प्लांट्स को ईट करती है, पौधे बेचारे का तो इसमें कोई फायदा नहीं, वो तो बेचारा खत्म हो रहा है। जानवर या गाय उसको खा रही है। तो ये भी क्या है? दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इंटरेक्शन है। प्लांट भी तो लिविंग है ना। तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे का फूड बन रहा है। ठीक है, फूड चेन, वेरी गुड। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इंटरेक्शन है, हमें देख लो, बड़ी मजे की एग्जांपल देता हूं। हम कितनी तरह के जानदारों को खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं। तो हमारा कुछ असर पड़ेगा उन पे? वो हमसे इफेक्ट हो रहे हैं? हो रहे हैं ना, हम खा रहे हैं, उसको मार रहे हैं, तो हम उस पर असरअंदाज हो रहे हैं। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटरेक्शन है, ये भी बायोलॉजी है। आज हमने क्या चीज नोटिस की है कि मैं सिर्फ बुक्स की लाइन पढ़ा के जान नहीं छुड़ाऊंगा, हम एक एक वर्ड, एक एक लाइन के पीछे का मतलब समझेंगे कि लिखने वाले के जहन में ऐसा क्या था जो वो आपके जहन में डाल रहे हैं। ये देख रहे हो कि मैंने अगर आप तक कोई मैसेज कन्वे करना है तो मेरे पास अल्फाज होने चाहिए, और अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मेरी नीयत ये होगी कि वो अल्फाज आपके जहन में कुछ ख्याल ले आए जिससे आपका फायदा हो। तो जब आप किताब पढ़ते हो तो वहां राइटर का भी यही मकसद होता है, उसने एक एक लफ्ज बहुत सोच समझ के लिखा होता है, ताकि जब स्टूडेंट पढ़े तो उसके पीछे कंसेप्ट डेवलप हो, उसे एक एक लफ्ज के पीछे का मतलब और सेंस समझ आए। तो हमने इसी मैथडोलॉजी को आगे कंटिन्यू करना है कि हम सिर्फ बुक रीडिंग नहीं कर रहे होंगे। आज हमने कोई सिमुलेशन नहीं चलाई क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, लेकिन आगे आप देखोगे कि हम प्लांट्स की या एनिमल्स की जब इंट्रैक्शन पढ़ रहे होंगे तो हम सिमुलेशन भी देखेंगे, ताकि हम सिर्फ लिखे हुए वर्ड्स ना देखें, हम पिक्चर और मूवी को भी देखें। वो भी मेमोरी इंक्रीज करती है, सुन के भी मेमोरी इंक्रीज होती है, देख के भी मेमोरी इंक्रीज होती है, पढ़ने और लिखने से भी मेमोरी इंक्रीज होती है। तो हम जितने ज्यादा मेथड्स यूज करेंगे, हमें याद रखने में उतनी आसानी होगी। ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट यहीं से कंटिन्यू करेंगे बच्चों। अल्लाह हाफिज।